Actually, classes this and is, history. so these are the history we are continuing our photosynthesis. So these are Nobel prizes related directly to photosynthesis. Okay, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारे अदर्स हो सकते हैं, बट ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के पास्ट पे ही नोबेल प्राइजेस दिया गया है. ओके, सो दिस इज Yes, sir. द रिसेंट वन. अगर हम लोग चले तो इन 1992 पॉल बोयर एंड जॉन वॉकर, okay, so they were awarded the Nobel Prize in chemistry. देख रहे हो, तो ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है फॉर, ओके, एलुसिडेशन ऑफ एंजाइमेटिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ओके, तो ये आपको दो हाफ दिया गया नोबेल प्राइज. एक हाफ इन दोनों को दिया गया, एक हाफ जेम्स को दिया गया. ओके, यू नो दैट जेम्स को वाज गिवन अ नोबेल प्राइज फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. ये हम लोगों ने सेल में डिस्कस किया था. ओके, so Jensko was awarded with the Nobel Prize if for discovering sodium potassium ATPase. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम, जिसको हम लोग अदरवाइज क्या कहते हैं, सोडियम, ओके, वी आल्सो कॉल इट सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, तो इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं. तो विल कॉल इट सोडियम, ओके, पोटेशियम, बट क्या ये उपजा, सोडियम पोटेशियम, इट इज कॉल्ड पंप. ओके, तो इसके डिस्कवरी के लिए जेम्स को मिला था, एंड ही डिस्कवर्ड देम इन विच एनिमल, जायंट अटलांटिक स्क्विड. ठीक है. नाउ अगेन रुडोल्फ मार्कस, the Rudolf Marcus was again awarded in chemistry in 1992. ओके, तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, ओके, इंक्लूडेड एप्लीकेशन टू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो जो बायो एनर्जेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्होंने डिस्कस किया था, दैट हाउ द एनर्जी आर कन्वर्टेड एंड मेड लाइक दिस. ओके, so like that, so this theory takes into consideration changes in the structure and reacting molecules and solvent molecules. ठीक है, उसके बाद in 1988 again this Nobel Prize was in chemistry, okay, in to Mitchell, Huber and Deisenhofer. So for the determination of the 3D structure of photosynthetic reaction center, तो जिसको हम लोग अदरवाइज क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसको फोटो सिस्टम का हो या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सिस्टम का हो या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का. ठीक है, तो इन 78 Peter Mitchell was awarded Nobel Prize in Chemistry, okay, for his contribution to the osmotic theory, जो केमी ऑस्मोसिस थ्योरी, ओके, जो कि दोनों जगह यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में भी यूज होगा एज वेल एज आपका सेल रेस्पिरेशन में भी यूज होगा. ठीक है. इन 1965 रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड, ओके, तो ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग सेवरल थिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय फोटोसिंथेसिस. तो जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं, दैट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है. इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज यू नो दैट इट इज ऑल टाइप्स ऑफ सिंथेसिस. तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस से हम हर चीज बना सकते हैं, इंक्लूडिंग क्विनाइन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन, स्ट्रिचनिन, लाइसर्जिक एसिड, रेजरपिन, chlorophyll, cephalosporin, colchicine, etc. Okay. Now, with this, Woodward opened up a new era of synthesis, sometimes called the Woodwardian era. Okay, तो इसके बारे में लोगों ने डिस्कस किया, in which he showed that natural products could be synthesized by careful application of principles of physical organic chemistry and by meticulous planning. ठीक है.
उसके बाद मेल्विन कैल्विन, so he was also awarded the Nobel Prize in chemistry. Okay, so for his research on the carbon dioxide assimilation in plants. ठीक है, that is called the C3 cycle, assimilation of plants, या हम उसको लिख सकते हैं C3 cycle. ठीक है, so इसके लिए उनको मिला, तो उन्होंने क्या किया, he used 14 कार्बन, जो मार्टिन कैमेन, ओके, रूबेन एंड कामेन का एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने 14 कार्बन लेके इसको प्रूव किया. ओके, उसी तरह 1938 में रिचर्ड कून, ओके, तो रिचर्ड कून ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज अगेन इन केमिस्ट्री. एक्चुअली सारे केमिस्ट्री नोबेल प्राइजेस है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन से ज्यादा डील कर रहा है. सो दैट वाज इन 1930 by रिचर्ड कून फॉर हिज वर्क ऑन कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन्स. ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स एंड विटामिन्स. उसी तरह पॉल कैरर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ओके, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन सी. ओके ओके, तो इसके लिए मिला था. एंड पॉल कैरर जो है, एक्चुअली ये जनरली मिला था. एंड पॉल कैरर को क्यों मिला था, फॉर हिज इन्वेस्टिगेशंस ऑन कैरोटीनॉइड्स, फ्लैविन्स, विटामिन ए एंड विटामिन B2. ओके, बिकॉज ये एक सेट ऑफ टीचर्स को मिला था, उसमें कैरर को किस लिए मिला था, कैरोटीनॉइड्स, फ्लैविन्स, विटामिन ए एंड विटामिन B2. उसी तरह 1930 में हैंस फिशर, तो ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ओके, for his research into the constitution of hemin and chlorophyll. Actually chlorophyll में जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, जो टेट्रापायरल रिंग का स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू हीमोग्लोबिन है. ओके, उसमें फर्क क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में Fe2+ सेंट्रल एटम होता है एंड क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. ओके, अदरवाइज द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम. एंड उस दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला है हैंस फिशर को. उसी तरह विलस्टेटर, उनका एक्टिविटी हमने ऑलरेडी देखा हुआ था. सो इन 1915 ही वाज आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन प्लांट पिगमेंट, स्पेशली क्लोरोफिल. इसलिए क्लोरोफिल के ऊपर उनको नोबेल प्राइजेस दिया गया. ठीक है, so these are some Nobel prizes, mostly in chemistry. फिर भी I will cross check something, क्योंकि इसमें एक भी मेडिसिन फिजियोलॉजी वाला नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद जो सोर्स से मैंने कलेक्ट किया वो केमिस्ट्री वाले ही देखे हैं, मेडिसिन फिजियोलॉजी वाले नहीं देखे हैं. I will cross check, if some more are there I will also add. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये नोट आपको अगर मिलता है तो सारा कुछ हो जाएगा आपके पास. ठीक है, now so this is the story. तो today what I decided कि पहले हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं, उसने क्या लिखा है फोटोसिंथेसिस, तब हम उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा एंड क्या वी विल इजीली एबल टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ पहले एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम लोग देखेंगे एंड उसने क्या किया, कैसे किया, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस करके we will try to understand that what actually NCERT has done. Okay, then we will go ahead. Okay, चलिए, तो इसीलिए the first topic that we will be starting basically is your what, site of photosynthesis. तो site of photosynthesis में, okay, this is where photosynthesis takes place. So this is also known as the what, site. Okay, site of photosynthesis. है कि नहीं? So we know that what is the site of photosynthesis? So the site of photosynthesis is actually chloroplast. है कि नहीं? तो basically आपका जो leaves होते हैं, तो leaves में क्या होता है? You would recollect that mesophyll cells in the leaves have large number of chloroplasts. है कि नहीं? तो इसीलिए जो mesophyll cells हैं, तो कॉपी वाला टूल कहाँ गया? Yes. So mesophyll cells in the leaves have large number of chloroplasts.
तो अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो विच आर द मेसोफिल सेल्स, बोलिए, सेल्स इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस, है कि नहीं? तो जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो सेल्स हैं उनको हम लोग मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। एंड दे हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, किस प्लांट्स में? C3 प्लांट्स में। बट C4 प्लांट्स में क्या होता है? मेसोफिल में हम क्लोरोफिल को नहीं रखते हैं, ओके। या सपोज क्लोरोफिल भी हुआ तो उसमें C3 साइकिल नहीं होता है, तो C3 साइकिल किधर होगा? इन द बंडल शीथ सेल्स, क्योंकि आपका C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी होता है। एंड आप जानते हो जो रूबिस्को है, तो रूबिस्को एंजाइम वो उधर थोड़ा गड़बड़ करता है, ओके। चलिए, सो ये मेसोफिल सेल्स हो गया। तो यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। तो इसलिए लाइट जो गिरेगा उसका ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ले सकें। नाउ when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? Can you guess these questions? बताइए, कब वो पैरेलल होंगे एंड कब वो परपेंडिकुलर होंगे? बताइए, एनी आइडिया? क्योंकि आप जानते हो पैरेलल का मतलब क्या है? ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज करना, एंड परपेंडिकुलर का है कम सरफेस एरिया एक्सपोज करना, ठीक है? लो इंटेंसिटी में, हाँ बोलो। लो इंटेंसिटी में पैरेलल होंगे, हाई इंटेंसिटी में परपेंडिकुलर तो होंगे। जब आपका लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हाई होगा, उस केस में वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों? हमारा काम हो जा रहा है। बट जब इंटेंसिटी थोड़ा लो हो रहा है तो हमें और लाइट की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग पैरेलली अलाइन हो जाएंगे। चलिए, सो गुड गुड। एक्चुअली क्या मालूम है ना, जब पूरा इंटरेक्ट करते हो ना तो पढ़ाने का भी मन करता है, समझे कि नहीं? अब आप ऐसे चुप रह जाओगे तो फिर मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ही आंसर दूंगा, फिर फायदा क्या है? चलिए, सो नाउ क्लोरोप्लास्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अब उसका स्टोरी मैं वहां नहीं डिस्कस करता हूँ, यही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन में आप क्या देख रहे हो? क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वहाँ अलग अलग मेम्ब्रेन्स होता है कि नहीं? सो अगर हम लोग उसको ध्यान दें, सो जो ये है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, एंड उसके बीच में क्या होगा? पेरीप्लास्टिसाइडल स्पेस, है कि नहीं? तो या उसको आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हो। नाउ जनरली हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन होता है। नंबर 1 आउटर, नंबर 2 इनर, एंड नंबर 3 is what? Thylakoid membrane. याद है कि नहीं? सो इसलिए इफेक्टिवली द thylakoid membranes, they are what? The chloroplast has 3 membranes. Now thylakoid membrane is nearly equal to what? बताइए, ये किसके इन इक्वल टू है? दिस इज इक्वल टू द क्रिस्टल। फाइन। तो इवन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं बोला है, बताइए तो। माइटोकॉन्ड्रिया में हाउ मेनी मेम्ब्रेन आर देयर? बताओ। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बट ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी एक नॉर्मल एनवेलप होता है, एक क्रिस्टा होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये जो क्रिस्टे है इट इज सिमिलर टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज सिमिलर टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्लस यहाँ क्या है?
एटीपी सिंथेस, ठीक है, एटीपी सिंथेस। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम as well as ATP synthase are present. So that is why thylakoid membrane of chloroplast is structurally and functionally similar to the crista of the inner mitochondrial membrane. Any doubt? Can you tell me the difference? No. Difference क्या होगा बताओ? तो क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी सिंथेसिस होता है उसको हम फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोरिलेशन। Yes. बट माइटोकॉन्ड्रिया में उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। Oxidative phosphorylation. दीज आर द डिफरेंसेस। Yes. चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो कैन यू जस्टिफाई या कैन यू सजेस्ट a mitochondria which has no crista? बताइए, do you know any mitochondria which has no crista? सर थर्मोजेनिक। Yes, तो थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्रिस्टा नहीं होता है, या अगर भी हुआ तो वहां एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो आपका केमियोस्मोटिक पोटेंशियल को डेवलप करने नहीं देता। समझ में आया अर्पित? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें क्रिस्टा एब्सेंट हो, क्रिस्टा हो भी सकता है, बट हमारा केमियोस्मोटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, तो गुड। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ आई एम हैप्पी विथ अर्पित, एटलीस्ट यू आर इंटरेक्टिंग दिस ईयर, तो इसलिए एकदम एग्रेसिव हो जाओ, ठीक है? चलिए, अब ये जो आप देख रहे हो दिस थाइलाकॉइड्स, इसको हम लोग बैगी ट्राउजर्स भी बोलते हैं, है कि नहीं? एंड इसमें दो तरह के थाइलाकॉइड्स होते हैं। कौन सा? एक है ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, ये जो स्टैक हुआ पड़ा है, तो दीज आर कॉल्ड ग्रैनल थाइलाकॉइड्स। ओके, सो सिंगल थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ए थाइलाकॉइड, बट अगर थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक Granule. बनाता है, सो दिस स्टैक, क्या स्टैक, इज कॉल्ड ग्रैनम एंड द प्लूरल इज कॉल्ड ग्रैनम। तो इसीलिए जो थाइलाकॉइड स्टैक बनाता है उसको हम लोग ग्रैनल थाइलाकॉइड बोलते हैं। सो इसीलिए अगर आप इसको देखो, ये ऊपर वाला, ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्रैनल थाइलाकॉइड। बट अगर आप ध्यान देंगे इसको, देख रहे हो कि नहीं, या इसको, फाइन, या इसको, या इसको, तो ये सब क्या है? ये ग्राना टू ग्राना को कनेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स, या क्या कहते हैं उसको हम लोग? फ्रेट्स। सो दे आर कॉल्ड फ्रेट्स या इंटरग्रानल थाइलाकॉइड, या इनको एक और नाम से भी हम जानते हैं, क्या बताइए? स्ट्रोमा लैमेला। Yes. Okay, stroma lamella. Understood? So ये आप याद रखेंगे। So we have granule thylakoids and we have agranule thylakoids. ठीक है? Yes. जो granule thylakoids हैं वो स्टैक बनाते हैं, एंड इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स आपके अलग अलग ग्राना को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके थाइलाकॉइड्स देख लिए। नाउ ये उसका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमा। ओके, सो द मैट्रिक्स ऑफ थाइलाकॉइड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोमा, एंड उस मैट्रिक्स में आप बहुत सारे चीज पाएंगे। आप लिपिड ड्रॉपलेट्स पाएंगे, आप स्टार्च ग्रैन्यूल पाएंगे, आप क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स पाएंगे। ओके, दीज आर स्मॉलर राइबोसोम्स called as CP ribosomes या chloroplast ribosomes या plastidoribosomes। ठीक है, तो these are there and they are basically responsible for photosynthesis, क्या
प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? प्लस इस डायग्राम में क्लियरली दिखा नहीं रहा तो हम ऐसे एक बना सकते हैं, ये उसका डीएनए है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। फाइन। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का नेचर क्या है बोलो? व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए? बताइए। यू नो दैट इसका जो नेचर है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक है ना वो, इसलिए सर्कुलर डबल सर्कुलर। इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। ओके, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये आपका राइबोसोम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, फोटोसिंथेसिस में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो द डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज जस्ट लाइक बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। क्लियर? उसी तरह से, हाँ बोलो, उसी तरह से राइबोसोम भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, यस सर बोलिए। चलिए, तो अब ये आप देख रहे हो स्टार्च ग्रैन्यूल। तो ये जो स्टार्च ग्रैन्यूल है उसके बीच में एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके साथ माने जिसके ऊपर हम स्टार्च ग्रैन्यूल को ले कर रहे हैं। डू यू नो द नेम ऑफ दिस प्रोटीनेशियस ग्रैन्यूल? बोलिए। दिस इज कॉल्ड हाइलम। ओके, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ठीक है। सो जो स्टार्च है इट इज एडेड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, एक्सेंट्रिक भी हो सकता है। ओके, रिंग्स के रूप में ये अरेंज होता है एंड दे आर कॉल्ड स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है। सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का। नाउ वी विल ट्राई टू सी द स्ट्रक्चर इन अनदर सोर्स। सो देख रहे हो, तो ये हमारा एक ड्राइंग है फाइन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो हियर आप देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये स्ट्रोमा लैमेला है जो कनेक्ट कर रहा है, ये थाइलाकॉइड्स इन ग्राना है, पूरा ग्राना का थाइलाकॉइड को हम ग्राना लैमेला बोलते हैं। ठीक है। एंड उसी तरह से ये इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ उसका जो उसका इम्पोर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए आरएनए हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है, तो वी कैन फॉरगेट दैट। ओके। नाउ वेयर लाइट रिएक्शन अकर्स, वेयर डार्क रिएक्शन अकर्स, बताइए। तो व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है एंड डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, बताइए। जल्दी बताओ। यस, बी लाउडर। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। वेरी गुड। एंड डार्क रिएक्शन मैट्रिक्स, स्ट्रोमा। ओके, मैट्रिक्स में होता है या स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा में क्या होगा आपका? डार्क डार्क रिएक्शन। रिएक्शन। एंड आपका जो थाइलाकॉइड्स है, इधर थाइलाकॉइड ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसके अंदर होता है आपका लाइट रिएक्शन। फाइन। ठीक है। So this is the basic concept with respect to site of photosynthesis. ठीक है। तो ये आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। नाउ चलिए, तो ये हमने देख लिया। नाउ इसीलिए एक्चुअली अगर हम लोग एक नटशेल में ड्रॉ करें तो थाइलाकॉइड के अंदर हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बोलो? एक तो एटीपी, एक NADPH प्लस H प्लस एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? वो रिलीज हो जाता है। सो ऑक्सीजन गोज आउट, राइट।
Now ये जो ATP है, this will now come to the stroma, and this NADP will also come to the stroma. Now both of them are using, okay, they are providing the energy for C3 cycle, and इधर वापिस क्या चला जाता है, ADP. Okay, so ADP goes back to the thylakoid, and इधर NAD plus goes back to the thylakoid. ठीक है, इसीलिए हमारा थाइलाकॉइड जो है वो कहाँ यूज होता है? So this thylakoid, okay, it is using the energy. Okay, अगर हम लोग इसका रिएक्शन लिखें तो suppose you will write the reaction. So photosynthesis in the thylakoids. Okay, inside photosynthesis inside the thylakoids. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली? So this process is called light reactions. ठीक है, light reactions. फाइन, लाइट रिएक्शंस. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. यस, तो सबसे पहले क्या होगा? H2O प्लस सनलाइट. तो ये क्या देगा? बताइए, व्हाट विल गिव? उस दिन मैंने आपको डिस्कस किया था 2H प्लस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस व्हाट? बोलिए, प्लस ऑक्सीजन. ओके ना, ये अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको उस दिन क्या सिखाया था? सो वी डिड द, दिस इज सपोज हाइड्रोजन है कि नहीं? तो सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है. तो दिस इज द लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, एंड सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1. तो अब व्हाट हैपेंस? नाउ वी रिलीज दिस. तो ये इसको हमने रिलीज कर दिया, तो ये चला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इट इज पॉजिटिव. ओके, सो प्रोटॉन कहाँ से आया? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, तो इसलिए इट इज रिलीज्ड आउट. नाउ अब ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो आपस में पेयर अप कर जाता है. ओके, सो दिस इज 1 ऑक्सीजन. तो इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल बना देने से ये बैलेंस हो जाता है, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स कर दो तो इसी तरह यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एंड यहाँ से भी एक हाइड्रोजन चले जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई दे गेट पॉजिटिव चार्ज. एंड ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 6, इधर ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 6. तो अब व्हाट हैपेंस? दे विल पेयर अप. सो दे विल पेयर अप. तो इसका 8 उसका 8 हो गया, तो दिस बिकम्स O2 मॉलिक्यूल, है कि नहीं? अब आपका प्रोटॉन चला गया, तो इसलिए जनरली प्रोटॉन अकेला नहीं जा सकता, तो हम लोग कैसे इसको रिलीज करेंगे? along with this इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैंने ऑक्सीजन क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया. सो दैट इज व्हाई द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज व्हाट? तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन है. तो स्टेप 1 इज 2H2O in presence of sunlight is broken down to what?
2H माइनस सॉरी 4H माइनस प्लस O2, तो O2 लिबरेट हो गया। अब जब हम 4H माइनस को लेंगे एंड इसको स्प्लिट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इज देयर एनी डाउट? बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी No, है। sir. ओके, सो इसीलिए आप हम व्हाई कांट वी रिलीज H प्लस इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स? बिकॉज वो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है। ओके, सो दैट इज व्हाई हियर द लॉस इज हाइड्राइड आयन H माइनस आयन। ठीक है, फिर H माइनस आयन टूट के 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अंडरस्टूड? सो इस इज बेसिकली स्टेप, ये हम डिस्कस करेंगे, ये दिया भी है आपको एनसीईआरटी में, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया? तो थाइलाकॉइड के अंदर आपका सबसे पहले क्या हुआ, वी हैव जनरेटेड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो नाउ तो इसका प्रोडक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन, दिस इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, है कि नहीं, वो लॉस हो गया। उसके बाद क्या प्रोड्यूस हुआ आपका H प्लस आयन। तो ये क्या करता है, हेल्प्स टू डेवलप ओके केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ H प्लस। ठीक है, तो आप ये लोग क्या करते हैं, उस H प्लस का पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करते हैं। नाउ थर्ड प्रोडक्ट क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट इज डन, इट रन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अंडरस्टूड? तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाएगा। समझ में आया? नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ओके, मीन्स जो आपका माने लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल चार्ज एन इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट हैपेंस, बताओ, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर देंगे तो इट विल जंप टू हायर ऑर्बिटल, है कि नहीं? अभी जैसे आत्मन का मैंने कल मीटिंग में तारीफ कर दिया, अब सपोज आत्मन का मीटिंग में मैंने तारीफ कर दिया एंड वो उस तारीफ से चने के झाड़ पे चढ़ गया, तो क्या होगा भाई, आप चने के झाड़ पे चढ़ तो नहीं सकते ना, आपको कभी ना कभी वापस आना पड़ेगा। यस और नो? तो उसी तरह से नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन व्हाट, no electron can stay permanently in higher orbital, so it has to come back. So when it is coming to lower orbital, it will release what, it will release energy. Now generally this energy is lost as number 1 fluorescence। ओके, आप देखोगे ये आइदर फ्लोरोसेंस के रूप में लॉस हो जाएगा और इट इज रिलीज एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, ओके, इस तरह का एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट, है कि नहीं? तो इसलिए जनरली आपका ये जो एक्सेस सरप्लस एनर्जी आपको मिलता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। बट व्हाट दीज ग्रीन प्लांट्स हैव इन देयर क्लोरोप्लास्ट, दे हैव अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ये लोग गाइड करके उस एनर्जी को प्यार से नीचे लाते हैं एंड उसको एटीपी के रूप में सेव कर देते हैं। ओके, सो दे यूज दिस एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। नाउ एटीपी कैन बी यूज्ड एनी टाइम, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपको आपको आप जा रहे थे, रास्ते में आपको 1000 करोड़ का बैग मिल गया, यू गॉट अ सूटकेस व्हिच हैज 1000 crore rupees। सो आप उसको उड़ा सकते हो या